हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। दोस्तों, आज की हमारी मूवी की कहानी 6 दोस्तों की है जो अपनी एक दोस्त की बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर 6 दोस्त बैठकर सुनसान रास्ते से शहर की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी के अंदर से 3 लड़कियां और 3 लड़के बाहर निकलते हैं। लड़कियों का नाम सारा, जोडी और कैरन है, वहीं लड़कों का नाम डॉड, जेफ और एरिक है। ये सभी दोस्त जोडी की छोटी बहन की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। काफी देर बाद ये लोग देखते हैं कि ये सड़क इतनी सुनसान है कि इन्हें कई घंटों से अपने अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आई है और अब यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो जेफ और डॉड जल्दी से टायर चेंज करने लगते हैं। सारा सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव रहती है, तो वो अपने दोस्तों की फोटो लेकर अपने सोशल हैंडल पर अपलोड करने लगती है। यहाँ उसे पता चलता है कि इस जगह पर सिग्नल भी बहुत वीक है। वहीं एरिक टॉयलेट करने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। अब डॉड को बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, तो वो जेफ को अकेला छोड़कर बाकी लड़कियों के पास आकर बैठ जाता है। जेफ जैसे ही उस पंचर टायर को बाहर निकालता है तो उसके अंदर से एक गोली निकलती है, जिसे देखकर जेफ के चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। वो अब समझ जाता है कि टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ है, बल्कि उस पर किसी ने गोली मारी है। और अगले ही पल डॉड और उसके साथियों को कुछ आवाज आती है, तो डॉड देखता है कि गाड़ी का टायर ढलान से होते हुए नीचे जा रहा है। तो डॉड भागकर उस टायर को पकड़ता है। सारा जेफ को देखने के लिए गाड़ी की दूसरी तरफ आती है और सारा वहां का मंजर देखकर सुन पड़ जाती है, क्योंकि जेफ के सर में किसी ने गोली मारकर उसे मार दिया होता है, इससे पहले कि सारा कुछ बोल पाती। अगले ही पल उसकी आंख में एक गोली आकर लगती है। ये देखकर बाकी के लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। सारा खून में लथपथ होकर वहीं सड़क पर गिर जाती है। अब कैरन जल्दी से अपने दोस्तों को गाड़ी के पीछे छिपने को कहती है, पर तभी इनके ऊपर कोई अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है और इसी बीच डॉड के कंधे पर गोली लग जाती है। ये देखकर एरिक भी एक सूखे पेड़ के पीछे छिप जाता है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इनके ऊपर गोलियां कौन, क्यों और कहां से चला रहा है। अब क्योंकि कैरन के डैड और भाई आर्मी में थे, तो कैरन समझ जाती है कि गोली चलाने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो प्रोफेशनल स्नाइपर है जो अपनी गन पर साइलेंसर लगाकर गोलियां चला रहा है ताकि इन्हें उसकी लोकेशन पता न लग पाए। कैरन एरिक से कहती है कि उस पेड़ के पास से हिलना मत, वरना वो तुम्हें मार देगा। तभी डॉड को सारा की आवाज सुनाई देती है, तो डॉड देखता है कि सारा अब भी जिंदा है। डॉड उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन कैरी और जोडी उसे रोक देती हैं। कैरन डॉड से कहती है कि वो स्नाइपर यही चाहता है कि तुम सारा के पास जाओ और वो आसानी से तुम्हें मार सके, इसलिए ये बात जान लो कि जब तक हम इस गाड़ी के पीछे हैं हम लोग सेफ हैं। तो जोडी कैरन से कहती है कि हम ऐसे कब तक बैठे रह सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इस पर एरिक उन्हें कहता है कि हम सबको मिलकर एक साथ जंगल की तरफ भागना चाहिए। ऐसा करने पर वो स्नाइपर हम में से किसी एक को ही गोली मार सकता है और बाकी के लोगों की जान बच सकती है। तो कैरन उसे कहती है कि तुम्हारा प्लान एकदम बकवास है, क्योंकि जरा सोच कर देखो, जो स्नाइपर चलती हुई गाड़ी के टायर को शूट कर सकता है उसका निशाना कितना शार्प होगा, उसे हमें मारने में भला कितना वक्त लगेगा। और कहती है कि अगर हमें उसे चकमा देना है तो हमें सबसे पहले उसकी लोकेशन का पता लगाना होगा। इसके बाद कैरन अपने सेल फोन को एक सेल्फी स्टिक पर लगाकर डॉड को देती है ताकि ये लोग वीडियो के जरिए ये पता लगा सकें कि आखिर वो स्नाइपर इनसे कितनी दूरी पर है। अब डॉड जैसे ही उस फोन को गाड़ी से बाहर करता है तभी वो स्नाइपर फोन को उड़ा देता है, लेकिन इसी बीच एरिक वीडियो बनाने में कामयाब हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि वो स्नाइपर दूर एक पेड़ के ऊपर बैठा है और ऊंचाई पर होने के कारण वो इनके ऊपर सीधा निशाना लगा पा रहा है। ये देखकर डॉड एक प्लान बनाता है। वो कैरन से कहता है कि हमें गाड़ी को न्यूट्रल कर स्नाइपर की रेंज से बाहर जाना होगा और हो सकता है कि कुछ दूर चलने के बाद हमें नेटवर्क भी मिल जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले उसके ध्यान को भटकाना होगा। ये सुनते ही कैरन अपनी होड़ी निकालती है और उसे सेल्फी स्टिक पर फंसाकर स्नाइपर का ध्यान भटकाती है। तो स्नाइपर उसे इंसान समझकर उस पर गोलियां बरसाने लगता है। तब तक डॉड गाड़ी के अंदर चाबी लगा देता है, लेकिन वो गाड़ी को न्यूट्रल करने में नाकाम हो जाता है। पर तभी डॉड को गाड़ी की दूसरी तरफ एक टूल बॉक्स नजर आता है। डॉड अपनी जान हथेली पर रखकर किसी तरह उस टूल बॉक्स को उठा ले आता है और उसके ऊपर के हिस्से को तोड़कर अपने हाथ पर बांधता है ताकि वो गाड़ी को न्यूट्रल करते वक्त गोलियों से बच सके। उस टूल बॉक्स के अंदर से एक लेटर और एक छोटी हथौड़ी भी निकलती है, जिन्हें कैरन अपने पास रख लेती है। अब डॉड अपनी पूरी तैयारी करने के बाद दोनों लड़कियों को रेडी होने को कहता है और गाड़ी को किसी तरह न्यूट्रल कर देता है, लेकिन ढलान पर होने के कारण वो लोग गाड़ी को रोक नहीं पाते और गाड़ी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगती है। इसी कारण जोडी गाड़ी से पीछे
पीछे रह जाती है। जोड़ी अब डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन टायर बदलते वक्त जेफ ने बोल्ट टाइट नहीं किए थे, जिसकी वजह से गाड़ी का टायर निकल जाता है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है। कैरन जल्दी से जोड़ी को गाड़ी के पास आने को कहती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास यही वक्त है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्नाइपर अपनी गन को रिलोड कर रहा है। ये बात उसकी एरिक भी सुन लेता है और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, पर तब तक वो स्नाइपर अपनी गन लोड कर चुका होता है और अगले ही सेकंड वो स्नाइपर एरिक के पैर पर गोली मारता है। लेकिन इसी बीच जोड़ी कैरन के पास पहुंच जाती है। वहीं एरिक अब भी हिम्मत नहीं हारता और वो रेंगते हुए जंगल की तरफ बढ़ता रहता है। ये देखकर उस स्नाइपर को बहुत गुस्सा आता है और वो एरिक के दूसरे पैर पर भी गोली मार देता है। अब एरिक दर्द से चिल्लाने लगता है। एरिक को इसे देखकर उसके दोस्तों को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चाहकर भी एरिक की मदद नहीं कर सकते। वहीं धूप और गर्मी के कारण डोड का भी बुरा हाल हो जाता है, तो कैरन उसका खून रोकने के लिए लेटर जलाकर उस हथौड़ी को गर्म कर डोड के जख्म पर लगाती है, जिसकी वजह से डोड का खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन इस प्रोसीजर में डोड को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसका गला पूरी तरह से सूख जाता है। पर थैंक गॉड के गाड़ी के अंदर एक पानी की बोतल होती है। कैरन बड़ी ही सावधानी से उस बोतल को गाड़ी से निकाल लेती है, जिसके बाद ये तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीकर उस बोतल को एरिक की तरफ फेंकते हैं। अब एरिक जैसे ही पानी पीने लगता है, तभी वो बेरहम स्नाइपर एरिक के उसी हाथ पर गोली मारता है जिस हाथ में उसने बोतल पकड़ी होती है। गोली एरिक के हाथ को चीरकर उस बोतल के भी 2 टुकड़े कर देती है और एरिक एक बार फिर से दर्द से तड़पने लगता है। ऐसा कर वो स्नाइपर मजे से अपना खाना पानी निपटाता है। तभी डोड देखता है कि सारा और जेफ की डेड बॉडी को चील कौवे नोचने लगे हैं। ये देखकर डोड पूरी तरह से टूट जाता है। दरअसल डोड और सारा एक दूसरे से प्यार करते थे और बहुत ही जल्द ये दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन सारा की मौत के बाद डोड अब पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। इसीलिए अब डोड को जीने की इच्छा नहीं है और वो अपनी जान की परवाह न करते हुए सारा की डेड बॉडी के पास आ जाता है और उसे अपनी शर्ट से कवर कर देता है और सारा का हाथ पकड़कर उसी के पास लेट जाता है और अपने तरफ आने वाली गोली का इंतजार करने लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो स्नाइपर इस वक्त डोड को शूट नहीं करता। वहीं जंगल से निकलकर एक भेड़िया एरिक के पास आता है। अब एरिक उससे डरने के बजाय उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भेड़िए के खाने से पहले ही ज्यादा खून बहने की वजह से एरिक की मौत हो जाती है। ये देखकर एरिक के दोस्त बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी डोड अपने सामने से एक गाड़ी को आते देखता है। ये देखकर डोड और कैरन उन्हें वहीं रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन तभी वो स्नाइपर डोड को ऐसा करते देख लेता है और वो स्नाइपर डोड के पैर में गोली मार देता है। डोड चिल्लाते हुए सारा के पास ही बैठ जाता है और अगले ही पल एक गोली डोड के सीने को चीरकर आर पार हो जाती है और डोड की वहीं पर मौत हो जाती है। सामने से आने वाली गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही होती है। इस गाड़ी के अंदर एक कपल और उनकी बेटी है। तभी वो लोग सड़क के बीच में 3 लाशों को देखते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते तभी वो स्नाइपर गाड़ी चला रही लेडी के हाथ पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट जाती है। गाड़ी के पलटते ही कैरन और जोड़ी की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये लोग उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन अब ये दोनों जानती है कि वो स्नाइपर इन्हें भी मार देगा। लेकिन वो कपल और उसकी बेटी अब भी जिंदा होते हैं। सबसे पहले गाड़ी से वो लेडी बाहर निकलती है। कैरन उस लेडी को जल्दी से छुपने को कहती है, पर तभी वो स्नाइपर उस लेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उसका हस्बैंड गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने वाइफ की डेड बॉडी को देखकर वो सुन पड़ जाता है। तो कैरन उसे वहीं पर छिपकर 911 पर कॉल करने को कहती है। वो आदमी कैरन की बात मानते हुए कॉल करने लगता है, लेकिन ऐसा करते उस आदमी को वो स्नाइपर देख लेता है। फिर वो स्नाइपर देखता है कि उस आदमी की गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है, तो वो स्नाइपर उस आदमी को छोड़कर फ्यूल टैंक पर गोली मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो आदमी भी अपने गाड़ी के साथ जलकर मर जाता है। तभी कैरन उस आदमी की बेटी को देखती है जो अभी अभी होश में आई है, लेकिन उसी वक्त उस स्नाइपर की नजर भी उस छोटी बच्ची को देख लेती है और वो बेरहम स्नाइपर उस बच्ची को भी मार देता है। ये देखकर कैरन और जोड़ी गुस्से में पागल हो जाती हैं, क्योंकि आज वो कई लोगों को मरते देख चुकी हैं। इसलिए उन दोनों को अब लगने लगा है कि बहुत जल्द वो स्नाइपर इन्हें भी मार देगा। तभी सामने की गाड़ी को जलते देख कैरन को एक आइडिया आता है। वो जोड़ी से कहती है कि रात होने वाली है और अगर हम अंधेरा होने पर गाड़ी के अंदर धुआं कर देते हैं तो वो स्नाइपर हमें देख नहीं पाएगा और हम बड़े आराम से जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचा सकते हैं। जोड़ी को कैरन के आइडिया में दम लगता है
अब रात होने पर कैरन और जोड़ी कार के टायर और सीटों को काटने लगती हैं। इनकी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल होता है जिसकी मदद से ये दोनों आसानी से गाड़ी में आग लगा सकती हैं। उधर वो स्नाइपर भी अपनी गन का नाइट विजन ऑन कर लेता है ताकि वो कैरन और जोड़ी को अंधेरे में भी देख सके। कैरन और जोड़ी अपनी पूरी तैयारी करने के बाद गाड़ी के अंदर आग लगा देती हैं। टायर और सीट के फोम जलने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है जिसकी वजह से स्नाइपर को कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो स्नाइपर बिना सोचे अंधाधुंध गाड़ी पर गोलियां बरसाने लगता है। अब ये दोनों वहां से भागने वाली होती हैं पर तभी वहां पर 4 पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि उस आदमी ने मरने से पहले पुलिस को कॉल कर यहाँ की हालात के बारे में बता दिया होता है। इसीलिए वो पुलिस वाले अपने साथ 2 स्नाइपर भी लेकर आते हैं पर यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो पुलिस वाले अपने लिए और बैकअप बुलाने लगते हैं। मगर ऐसा करते देख वो स्नाइपर उन्हें देख लेता है और वो स्नाइपर उनके एक साथी को गोली मार देता है। ये देखकर पुलिस के शूटर पेड़ की तरफ गोलियां बरसाने लगते हैं पर तभी जिस पुलिस वाले को गोली लगी थी उसका पैर गलती से एक्सीलेटर में फंस जाता है और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है जिसकी वजह से उनका एक शूटर गाड़ी से नीचे गिर जाता है जिसे वो स्नाइपर बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं कैरन जोड़ी से कहती है कि हमारे पास यही मौका है यहाँ से भागने का क्योंकि वो स्नाइपर उन पुलिस वालों को मारने में लगा है। अब कैरन तेजी से जंगल की तरफ भागने लगती है लेकिन जोड़ी डर के मारे वहीं पर बैठी रह जाती है। कैरन भागते भागते धुएं से बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि जोड़ी अब भी उसी गाड़ी के पास बैठी है। ये देखकर कैरन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब धुआं न होने के कारण वो स्नाइपर भी कैरन को देख लेता है और इस बार वो अब तक का सबसे लंबा शॉट लगाकर कैरन को शूट कर देता है। इसी बीच जोड़ी दौड़कर पुलिस वालों के पास आ जाती है। वो उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलने को कहती है लेकिन उन पुलिस वालों के अंदर तो स्नाइपर को मारने की चुल मची होती है। इसीलिए वो दोनों पुलिस वाले बिना सोचे स्नाइपर की डायरेक्शन में गोलियां बरसाने लगते हैं पर वो स्नाइपर इतना सेफली बैठा होता है कि उसे एक भी गोली नहीं लगती और वो स्नाइपर कुछ ही सेकंड में उन दोनों पुलिस वालों को मार देता है। अब बस सिर्फ जोड़ी ही बची होती है। जोड़ी ये सब देखकर समझ जाती है कि अगली बारी उसकी है, इसीलिए वो उस स्नाइपर को ही मारकर खुद को बचाने और अपने साथियों का बदला लेने का फैसला करती है। जोड़ी पुलिस वालों की गाड़ी को लेकर तेजी से उस पेड़ की तरफ दौड़ती है जिस पेड़ के ऊपर वो स्नाइपर बैठा है। जोड़ी गाड़ी को फुल स्पीड में लाकर उस पेड़ के साथ ठोक देती है। झटके की वजह से वो स्नाइपर पेड़ पर उल्टा लटक जाता है और उसकी राइफल भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। स्नाइपर जल्दी से चाकू से रस्सी को काटकर नीचे आ जाता है और यहाँ हम पहली बार इस स्नाइपर के चेहरे को देखते हैं जिसे देखकर जोड़ी डर जाती है क्योंकि वो देखने में बहुत ही भयानक होता है। जोड़ी उसके पहुंचने से पहले उसकी गन उठा लेती है और इससे पहले कि वो स्नाइपर उस पर हमला कर पाता जोड़ी उसके सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां उतार देती है जिसकी वजह से वो स्नाइपर जमीन पर गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है। पर जोड़ी के अंदर उसके लिए इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि वो उस स्नाइपर को और गोली मारने के लिए गन को रिलोड करने लगती है ताकि वो स्नाइपर को तड़पा तड़पा कर मार सके जैसे कि उस स्नाइपर ने उसके दोस्तों को मारा है। लेकिन एन वक्त पर गोली अटक जाती है पर जोड़ी रुकने वाली नहीं थी। वो उस राइफल को उल्टा कर उस स्नाइपर के चेहरे का भरता बना देती है और फाइनली वो स्नाइपर मर जाता है। इसके बाद जोड़ी देखती है कि उस राइफल पर बहुत सारे निशान बने हैं जिन्हें देखकर जोड़ी समझ जाती है कि जितने इस राइफल पर निशान बने हैं उतने ही मासूम लोगों को ये स्नाइपर मार चुका है। ये देखकर जोड़ी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से उस स्नाइपर पर हमला करने लगती है लेकिन इस बार वो अटकी हुई गोली चल जाती है जो जोड़ी के गले को चीरकर बाहर निकलती है और जोड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में हमें किसी के बारे में भी पूरा नहीं बताया गया है कि वो स्नाइपर कौन था और वो लोगों को क्यों मार रहा था, लेकिन यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो स्नाइपर एक इंसानी शिकारी था जिसे इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता था। लेकिन ये कहानी हमें ये चीज जरूर सिखाती है कि गुस्से में कोई भी काम ठीक नहीं हो सकता, जिसका उदाहरण जोड़ी है क्योंकि अगर जोड़ी शांति से अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाती तो वो स्नाइपर के मरने के बाद आराम से यहाँ से निकल सकती थी। लेकिन उसने गुस्से में आकर दोबारा स्नाइपर को मारना चाहा और इसी कारण वो खुद ही मारी गई। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी डाउन रेंज की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।